नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा चैनल पर। करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़ जो है वो भारत आसियान बैठक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत आसियान बैठक। तो आसियान का मतलब क्या है यहाँ पर? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या होता है? ये संघ होता है। और भारत आसियान के बीच क्या है? नियमित बैठकें होती हैं। इन बैठकों का जो मुख्य मकसद है वो क्या है? एक तो मुक्त समावेशी विकास, यानी कि कोई बंधन ना हो किसी तरीके का, सबको शामिल करना है और सबके लिए क्या है? ओपन रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम होना चाहिए। ठीक है। तो अब इन बैठकों में क्या क्या होता है? एक तो समुद्री सुरक्षा की बातें होती हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित बातें, डिजिटल कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को जोड़ने से संबंधित, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला यानी सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो ये दो जो है एक तरीके से एक दोनों मिलकर काम करने के लिए इस तरीके की बैठकें होती हैं। अब आसियान का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? 8 अगस्त 1967 को। किसके तहत हुआ था ये? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ये देख के आइएगा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। इसमें टोटल देश कितने हैं? टोटल 10 देश हैं इसके अंदर। इंडोनेशिया, ब्रूनेई, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस और कंबोडिया। ठीक है ना। तो अब इसका देख लेते हैं, क्योंकि आसियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है भारत के लिए? तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अंग है। ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या है? अंग है। ठीक है। तो इसमें क्या है? भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो आसाम, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने में बहुत काम आता है। सड़क, रेल और व्यापार आसान होता है। व्यापार और निवेश को बढ़ाने में सहायक, यानी कि सामान बेचना और खरीदना, पैसा लगाना क्या है इसमें आसान हो जाता है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाने का ये काम करता है, यानी कि चीन अभी क्या है? बहुत ताकतवर हो रहा है। तो आसियान के साथ मिलकर भारत राजनीतिक रूप से संतुलन बनाना चाह रहा है। तो समुद्री व्यापार मार्गों की क्या करता है? सुरक्षा की बात करता है। तो समुद्र से सामान जाता है तो उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंस भी है इसका। ठीक है। तो इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंस कैसे है? तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इसमें क्या है? दुनिया का 60% व्यापार यहीं से होता है, समुद्री व्यापार। ऊर्जा आपूर्ति यानी कि गैस, तेल का मुख्य रास्ता है ये। ठीक है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो उससे क्या होता है? एक तनाव होता है, तो जिसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है। भारत की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा का विकास, इसका ये क्या है? प्रमुख क्षेत्र है। तो आप ऐसे समझिए इसको, जैसे घर का मुख्य दरवाज़ा सुरक्षित रखना जरूरी है, वैसे ही ये समुद्री रास्ता भारत की सुरक्षा और व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से जो है नोट्स बना लीजिए। और ये वैसे मैंने नोट्स अपने बना रखे हैं, तो मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आपको ये नोट्स जो है चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। तो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, उसमें आपको नोट्स बनाने की फिर आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। इसको हमने कल भी कवर किया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो आज फिर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट करके। तो क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद है ये। तो इसमें 4 देश हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका गठन कब हुआ था? 2007 को, और इसका दोबारा से इसको पुनर्जीवित किया गया एक तरीके से 2017 में। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? एक तो मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक बनाना, समुद्री सुरक्षा की बात करता है, साइबर सुरक्षा की बात करता है, ये प्रौद्योगिकी जैसे एआई, क्वांटम और सेमीकंडक्टर इसकी बात करता है, आपदा प्रबंधन, महत्वपूर्ण खनिज, तो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी बात करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी एक तरीके से चीन की जो बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ हैं या समुद्री जो गतिविधियाँ हैं उसके बीच संतुलन बनाए रखता है, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाता है, समुद्री कानूनों का पालन करता है, वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा करता है। अब क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। तो भारत क्या है? चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाना चाहता है भारत। तो उसके लिए क्या है? सेमीकंडक्टर मिशन और एआई के लिए बात कर रहा है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर एक तरीके का क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। तो चालक का एग्जाम्पल क्या होता है? चालक होता है तांबा, ठीक है, और कुचालक क्या होता है? जैसे रबड़। तो इसकी विद्युत चालकता कैसी होती है? चालक और कुचालक के बीच में। इसका जैसे आप एग्जाम्पल इसका ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी का नल थोड़ा खुला हो, पूरा पानी ना बहे तो थोड़ा थोड़ा बहे, तो सेमीकंडक्टर बिजली को नियंत्रित करके क्या करता है? चलाता है। सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, कार में, मिसाइल में, एआई सिस्टम में और 5G नेटवर्क में, ठीक है ना। तो आज की लगभग हर स्मार्ट चीज़ में सेमीकंडक्टर होता है। बिना चिप के फ़ोन, कंप्यूटर, कार नहीं चल सकती, ठीक है। अब भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है? भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाना, यानी कि भारत खुद दुनिया के लिए चिप बनाने वाला बड़ा देश बनना चाहता है। अब इसका महत्व क्या है? इसका बहुत बड़ा महत्व है आज के समय में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मिसाइल रक्षा सिस्टम, साइबर सुरक्षा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। दूसरा, आर्थिक विकास, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? उससे मजबूत होती है। रोजगार के अवसर मिलते हैं, जैसे लाखों नई नौकरियां मिलेंगी। आत्मनिर्भर भारत, तो विदेश पर निर्भरता क्या होगी? कम होगी। तो अगर भारत खुद चिप बना लेता है तो ना तो हमें किसी का मुंह देखना पड़ेगा और ना ही देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जितने भी मैं पॉइंट्स जो हैं रख रहा हूँ तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको उत्तर लेखन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। किससे है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एआई का मतलब है मशीन को इंसान जैसी सोच और फैसला लेने की क्या देता है? ये क्षमता देता है। तो सरकार सभी मंत्रालयों में एआई का उपयोग बढ़ाने पर क्या कर रही है? कार्य कर रही है। अब एआई का इस्तेमाल आजकल जो है हर जगह होने लगा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं बची है जहाँ पर एआई का इस्तेमाल आज के समय में ना हो रहा हो, जैसे हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, जस्टिस में, वेदर फोरकास्ट में, डिफेंस में, रेलवे में और साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो ये बहुत तेज़ी से निर्णय लेता है, कम लागत में जो है हो जाता है इसका, आर्थिक उत्पादकता जो है बढ़ाने में मदद करता है,
बेहतर सेवा जो है हमें देता है। जैसे अब आप ऐसे देखिए कि डॉक्टर एआई की मदद से बीमारी जल्दी से पहचान लेता है, किसान को मौसम की सही जानकारी मिल जाती है जिससे वो अपनी फसल को बचा सकता है और अपनी फसल उस हिसाब से वो प्लान कर सकता है। अब एआई की फ़ायदे के साथ साथ चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। तो जैसे डाटा प्राइवेसी, ठीक है, यानी कि निजी जानकारी लीक होने का खतरा रहता है, हैकर्स का खतरा हमेशा बना रहता है, झूठी खबरें फैलने का डर हमेशा बना रहता है, नकली वीडियो आवाज़ इससे बन जाती है, डीप फेक। क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि डीप फेक किससे संबंधित है, तो आप लगाएंगे एआई से संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, नौकरियां कम हो जाती हैं क्योंकि अब जब इंसान का काम एआई करने लग जाएगा तो नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एआई को अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, ठीक है ना। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है हमारी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है। ये क्या है कि जो भारत ने अपनी रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा क्या दिया है, जोर दिया है। अब रीन्यूएबल एनर्जी को समझ लेते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, एक प्राकृतिक ऊर्जा है, नेचुरल एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, सूरज की रोशनी, उससे क्या कर बनाते हैं, बिजली। पवन ऊर्जा यानी कि हवा से बिजली बनाते हैं। जल विद्युत, पानी से बिजली। और बायोगैस यानी गोबर और कचरे से गैस। तो जैसे पेड़ पौधे बार बार उगते हैं वैसे ही ये ऊर्जा स्रोत बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। कोयला और पेट्रोल ख़त्म हो जाते हैं लेकिन सूरज और हवा नहीं हो सकती, ठीक है ना। भारत का जो लक्ष्य है वो भारत का लक्ष्य, इसको मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भारत का लक्ष्य है नेट जीरो 2070, यानी कि साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के बराबर लाना। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना, यानी कि कोयला पेट्रोल को कम करना और सौर पवन ऊर्जा को ज़्यादा करना। कार्बन उत्सर्जन में कमी, यानी कि भारत चाहता है कि भविष्य में हवा साफ रहे और धरती गर्म ना हो और ऊर्जा साफ रहे। अगली न्यूज़ है हमारी आरओ से। आरओ क्या है, भारत की पहली वैज्ञानिक खानबंदी माइन क्लोज रिपोर्ट। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको ये कोयला मंत्रालय ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है इसकी, ठीक है, माइन क्लोजर की। अब इसमें क्या है, वैज्ञानिक तरीके से जो बंद की गई खदानें हैं उनके लिए पहली रिपोर्ट जारी होगी है। अब तक टोटल 42 कोयला खदान क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। अब उसमें पुनर्वास कैसे होगा उनका, पर्यावरणीय पुनर्स्थापन कैसे होगा और भूमि का उसको पुनः उपयोग कैसे हो सकेगा, तो इसका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है। अब माइन क्लोजर का मतलब देखिए क्या क्या होता है। एक तो जब खदान से खनिज निकलना ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या है, वैज्ञानिक तरीके से बंद किया जाता है। अब क्या क्या किया जाता है, भूमि का पुनर्वास, वहाँ पे वृक्षारोपण, जल संरक्षण किया जाता है, स्थायी समुदाय का पुनर्वास और जैव विविधता की बहाली, यानी कि पक्षी जानवर पौधे वापस लाने की जो है वो पूरी कोशिश की जाती है। अब जैसे मान लीजिए घर तोड़ने के बाद जगह साफ़ करके बगीचा बना देते हैं, वैसे ही खदान बंद करके ज़मीन को हरा भरा कर देते हैं। अगली न्यूज़ है डीआरडीओ का जो है वो AEW&C MK2 कार्यक्रम जो है वो लॉन्च हुआ है। तो इसमें डीआरडीओ ने एयरबॉर्न यानी कि AEW&C से है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल के 2 महत्वपूर्ण अनुबंध किए हैं। यानी कि इसका जो मकसद है वो भारत की हवाई निगरानी को और मजबूत करना है, ठीक है ना। अब ये क्या देख सकते हैं, तो दुश्मन के विमान देख सकते हैं, मिसाइल देख सकते हैं, ड्रोन देख सकते हैं, समुद्री गतिविधियों पर लंबी दूरी से निगरानी कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस है सीमा सुरक्षा बढ़ाना, वायुसेना की क्षमता में वृद्धि करना, नेटवर्क आधारित युद्ध यानी कि सभी सिस्टम एक साथ जुड़कर काम करें, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन करना, ठीक है। अब इसमें इसको कौन बना रहा है, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये
करंट अफेयर्स जो है मैंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की है और इसको मैं अपना खुद के लिए भी यूज़ करता हूँ और आपको इसका जो है मैं पूरा PDF टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। तो आपको इसके अलावा जो है कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडी टू ईट वाली चीज़ है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करिए और अपना समय बचाइए, ठीक है। और अच्छे से जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हर तरीके के पॉइंट्स मैंने उस हिसाब से कवर किए हैं ताकि आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। भारत में AI आधारित शासन यानी कि भाषिनी राज्यम। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग यानी कि DIBD और गोवा सरकार ने भाषिनी राज्य पहल की क्या करी है, शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं में AI आधारित डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और इसमें कोंकणी सहित भारतीय भाषाओं को तकनीक से जोड़ने पर क्या किया है, जोड़ दिया है। तो भाषिनी समझ लेते हैं क्या है। ये भाषा का AI प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या क्या कर सकता है, एक तो ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता है, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट है यानी कि बोलो और लिखाई हो जाए। टेक्स्ट टू स्पीच है यानी कि लिखो और आवाज़ में सुनाई दे। AI आधारित ई गवर्नेंस है, मतलब सरकारी काम AI की मदद से आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नई नियुक्ति हुई है, जो हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अनुराग जैन, उनको नीति आयोग का नया CEO जो है वो लगाया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसको योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये राज्य एक दूसरे से स्वस्थ मुकाबला करें तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और देश के लिए अच्छी नीतियाँ बने तो नीति निर्माण, ठीक है। अब भारत, अगली न्यूज़ है भारत की हरित अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047। तो ये क्या न्यूज़ है कि भारत में इकोप्रेन्योर अवार्ड 2026 के दौरान नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करना है, ठीक है। इसमें ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की बात करिए। तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित रोजगार यानी हरे भरे कामों में नौकरियां और संसाधनों का सतत उपयोग करना। अब इसका जैसे एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पेड़ लगाना, सोलर पैनल लगाना, बिजली बचाना, ये सब ग्रीन इकोनॉमी के हिस्से हैं। इससे देश अमीर भी बनेगा और धरती भी साफ होगी। तो विकसित भारत 2047 का मतलब है साल 2047 तक भारत को पूरी तरीके विकसित देश बनाना है, ठीक है। अब ये हमारी जो है आज की करंट अफेयर्स थी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से तैयार की है। तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मेंस के दृष्टिकोण से आप अपने दिमाग में रखिए और आंसर राइटिंग करते रहिए और प्रीलिम्स की भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।